Can start. Okay, thank you. So, very good morning. Once again, we are meeting today, and today I'll start with the proper theoretical foundation of DFT. मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप DFT का मतलब समझते हो. DFT stands for Density Functional Theory. And when we start doing quantum mechanics, तो सबसे पहले हम ना हाइड्रोजन प्रॉब्लम करते हैं. हाइड्रोजन प्रॉब्लम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और बोहर ने एक बड़ा छोटा जैसा सिंपल जैसा प्लेनेटरी मॉडल दिया. एंड सी द पावर ऑफ दैट मॉडल. ही कुड एक्सप्लेन द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन itself. Now, this was a very big achievement in fact. And this was the simplest atom which possibly one could look at. इसके बाद जब लोगों ने सक्सेस देखी बोहर मॉडल की, तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की कि क्या हम बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाते हैं, क्या हम इसी बोहर मॉडल से एक्सप्लेन कर पाएंगे उनका स्पेक्ट्रम या उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर एग्जांपल. तो पता लगा कि इट्स नॉट वेरी सिंपल. Bohr actually gave his model around 1911 or 12, around that period. And it was only after about 12 more years that we could arrive at a wonder equation of physics, and if you allow me to say of chemistry, which was ready for looking at the physical systems around us in a very, very different formulation. And that was the beginning of जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के युग की शुरुआत हुई. और लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम सोचने लगे और उसको लेकर के वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने लगे. देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज और है भाई कि जब भी हम मटेरियल्स की बात करते हैं, जब भी हम एटम्स की बात करते हैं, जब भी हम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं या उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बाकी सब चीज़ों की बात करना शुरू करते हैं, तो एक कॉमन थॉट जो इसमें रहता है वो है कन्फाइनिंग पोटेंशियल का. कन्फाइनिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? बोहर मॉडल में अगर हम देखें वो पोटेंशियल था कूलम पोटेंशियल, and that was the potential which kept electron going around the nucleus. अगर हम और प्रॉब्लम्स जो हमने एमएससी में या बीएससी में सॉल्व करी हैं, उनमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं वो है पार्टिकल इन ए बॉक्स. और जो बॉक्स है उसका पोटेंशियल ऐसा है कि वो बिटवीन ए सर्टेन रेंज, अगर मैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल की बात करूं, वो 0 होता है और उसकी साइड जो है बॉक्स की वो इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है. सो वी हैव कंप्लीटली कन्फाइंड आवर पार्टिकल इन दैट. अब ये पार्टिकल क्या है? कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी इसको इमेजिन कर सकते हैं. एंड द मोमेंट वी डू दैट, तो हमने क्या देखा? देयर वाज ए डिस्क्रीट सेट ऑफ energies which we could get, very similar to the discrete set of energies which we are getting in hydrogen system. I hope you are fully aware of this. But नेचर में जो चीजें हैं वो सिंगल पार्टिकल से तो बनी नहीं हुई हैं, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि लाइफ तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और इसको हम कैसे हैंडल करें. श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसे जैसे नंबर ऑफ
पार्टिकल्स बढ़ने लगते हैं, वो बहुत गड़बड़ होने लग जाती है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब इसका जो असली हमारे पास तोड़ आया, ये 1924 के आसपास श्रोडिंगर गेव हिज श्रोडिंगर इक्वेशन। 24 to 26 में बहुत नई नई चीजें बहुत फास्ट पेस पे आ रही थी, नई नई चीजें। और उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर कोई थर्ड रेट आदमी भी हो, वो फर्स्ट रेट थ्योरेटिकल रिसर्च कर सकता है by setting up a Schrodinger equation and choosing an appropriate potential to describe things. ये अब फॉर्मूले पूरे हो रहे हैं Schrodinger equation को, और क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉपर को स्टार्ट हुई। और इन 100 सालों में आप देखिए कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये शुरू हुआ कहां से? जे थॉमसन से। जे थॉमसन ने एक जगह एक कोटेशन दे रखी है, उसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ए पार्टिकल विच विल नेवर टर्न आउट टू बी ऑफ एनी यूज टू एनीबडी। और ये जो धारणा जो थी, ये गलत सिद्ध हुई। आज हम बिना इलेक्ट्रॉन के कुछ सोच नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजीज नहीं सोच सकते। आपका अगर आप स्मार्टफोन को देख, तो वो ऐसे सारी की सारी उस में समा गई है। और क्वांटम मैकेनिक्स लगानी पड़ती है हमको, मटेरियल्स चाहिए, जैसे स्क्रीन ऐसी चाहिए जिसपे हम अपनी पिक्चर देख सकें, और स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जो चार्ज पार्टिकल है, और उसकी पहचान होने के बाद हम लोगों ने अपने सामने दुनिया को बदलते हुए देखा। ये हम कभी भूलना नहीं चाहिए हमको। अब ये जो हम नेस्टिव फंक्शनल थ्योरी करते हैं, इसके 3 आइडियाज क्या हैं? जैसे मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आपसे बात की। दूसरा की आइडिया है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। तीसरा की आइडिया है क्लासिकल मैकेनिक्स का। और हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इन सब एरियाज में अपनी प्रॉब्लम्स को सेट करने के। पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे बड़ा टूल। मैं आपसे कल भी कह रहा था, अगर आप मटेरियल साइंस में काम करना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आप जितनी भी जानकारी गैदर कर सकें वो आपको करनी है। और इसके साथ आपको कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी डीएफटी को अप्लाई करने के लिए। तो कंप्यूटर्स के जो डिफरेंट लेवल्स हैं लर्निंग के, वो आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, जैसे आपने अपने सिस्टम पे शायद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ होगा। उसके अलावा आपके पास प्रोग्रामिंग टूल्स होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक कलेक्टिव कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम काम नहीं कर सकेंगे। वी शुड बी कन्वर्सेंट विद एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आजकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत काम आ रही है लोगों के, और फिजिक्स वालों को बहुत वो पसंद है। एक तो पहले थी फोर्ट्रान, अब जो है वो है पाइथन। पाइथन में ज्यादा काम कर रहे हैं, और ये आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे किस लैंग्वेज में काम करना है। इसके अलावा हमारे पास ग्राफिंग, क्योंकि डाटा जब आता है कंप्यूटर से तो वो नंबर्स आते हैं,
उन नंबर्स का कुछ मीनिंग अगर हमें निकालना हो तो हमें ग्राफ प्लॉट करने आते हैं। तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी चाहिए बीएफटी करने के लिए। फॉर्चुनेटली मैं पिछले कल भी बात कर रहा था, हमारे पास केमिस्ट्री वालों का एक बहुत फेवरेट कोड है गॉसियन, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसों के वो आता है, and it is quite an amount. You cannot personally buy that. But around us in society, there are very many people, who are good Samaritans. वो भले करने की बात करते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के ऐसे डीएफटी के सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। जैसे सिएस्टा इज वन सच काइंड ऑफ ए पैकेज, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। और वो ये ऐसे जो पैकेजेस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। टीम्स काम करती हैं। एक टीम है जो फिजिक्स के बारे में सोच रही है और एक टीम है बोल रही है इस फिजिक्स के प्रॉब्लम के बारे में मुझे कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो मेरे पास कंप्यूटिंग के लिए कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो ये जो सिएस्टा के पैकेजेस हैं फॉर एग्जांपल, इनको अपग्रेड करते रहते हैं। ये आवाज के पैकेजेस जो है उनको वो अपग्रेड करते रहते हैं। बट बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एंड वी शुड रियली try to appreciate and understand that these tools are the tools which should be learned by everybody. एक और मैं क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन क्या है कि आमतौर पे हम जब कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमारी जॉब्स रन करने लग जाती हैं, तो हम ना सारे प्रोसेस को बहुत मैकेनिकल प्रोसेस बना देते हैं कि ठीक है जॉब रन कर रही है, अब चलो रेस्ट करो। वो जो टाइम है जब आपकी जॉब रन करने लगती हैं और आपको ऐसा लगता है आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, गो बैक टू द बेसिक्स, फंडामेंटल्स की तरफ जाने की कोशिश करें। हम पढ़ें, जैसे मैंने कहा पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी जानकारी हो मेरे पास। जैसे अगर मुझे मालूम है आज के टेक्नोलॉजिकल इरा में कौन कौन से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे यू मस्ट बी रिमेंबरिंग that when batteries came, the latest set of batteries which we use in our what you call mobile phones or calculators, they are made of say lithium batteries हम उनको बोल देते हैं। अब ये लिथियम एक एलिमेंट है जो फर्स्ट ग्रुप में, अगर मैं चाहूं तो लिथियम की सारी प्रॉपर्टीज को मैं स्टडी कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सिएस्टा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है वो है हमें मालूम हो कि ये जो लिथियम है इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर जानने का मतलब ये है कि इसके प्रिमिटिव सेल में कितने एटम हैं। प्रिमिटिव सेल आप जानते हैं इट इज नथिंग बट ए मिनिमम वॉल्यूम सेल। और हमें ये भी मालूम है जब हम से सॉलिड स्टेट फिजिक्स करते हैं, क्रिस्टल्स करते हैं, कि एक बेसिक जो तरीका है किसी मटेरियल को देखने का इन द फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक सिस्टम इज ए काइंड ऑफ ए structure which should be known to us. For example, if I tell you that polonium has cubic structure, that is one of the only elements in the periodic table which has got simple cubic structure. क्यूबिक है बट सिंपल क्यूबिक भी है, बहुत सिंपल। क्या हम उसकी स्टडी करके देखें और क्या देखें कि जो हमारा ये कोड है वो हमें वो चीजें रिप्रोड्यूस करके देता है जिसके बारे में हमें जानकारी है, so that we may have faith in our calculation. तो ये टूल जो है ये बहुत काम के हैं और आपको ये सीखने। अब ये सारे टूल्स होने के बाद हमारा एम क्या है? हमारा एम है हम कोई एक मटेरियल की सिमुलेशन करें, ऐसा मटेरियल जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी, और उसकी प्रॉपर्टीज बता दें कंप्यूटर पे काम करके, और हम फिर लोगों को बोले देखो ऐसे प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट है वो धरती पर अवेलेबल होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो फिर दौड़ लगे कि ढूंढो लिथियम कहाँ मिलता है। आपको शायद खबरों में पढ़ने को मिला हो कि JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, पर्टिकुलरली इन जम्मू एरिया, वी हैव
डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम। अब लिथियम जो है इट्स अ वेरी प्रेशियस रिसोर्स फॉर मेकिंग बैटरीज। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट प्रेडिक्ट कर लें जो लिथियम की रिप्लेसमेंट हो और उसकी वो प्रॉपर्टीज वो हो जो हम चाहते हैं? ये जो सिएस्टा का सॉफ्टवेयर है यूजिंग बीएफटी कैन एक्चुअली टेल यू व्हाट आर द प्रॉपर्टीज व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट ऐसे मटेरियल बना करके, और मैच करवा सकते हो। इसको हम कई बार आजकल कहते हैं टेलर मेड मटेरियल्स बनाना, है ना। टेलर मेड का मतलब है जैसे आप बाजार में जाओ तो आपने कपड़े खरीदने हैं तो आप वहां पे जाके सिर्फ जिसको कहते हैं कपड़ा ही नहीं खरीदते हो पहले, अब तो जाते हो, देखते हो, विंडो शॉपिंग कर लेते हो, फिर अंदर घुसे, अंदर जा करके हाथ लगाया कि ये मुझे पैंट लेनी है, तो वो एकदम बोलते हैं ट्राई करके देख लो, है ना। वो टेलर मेड चीजें हैं जो लोग अब चाहते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये प्रेडिक्शन और डिस्कवरी ये दोनों एक साथ चलते हैं। और जो मैंने आपको ये बताया कि डीएफटी में हमें क्या चाहिए, हमें डीएफटी में जिसको हम एब इनिशियो और फर्स्ट प्रिंसिपल और नॉन एम्पिरिकल मॉडलिंग बोलते हैं, उसमें बहुत कम इनपुट्स की जरूरत है। जैसे आप कल की एक्सरसाइज को अगर आपने की हो या आज कोई करने वाले हो, तो उसमें इस बात पे आप नजर रखने की कोशिश करना कि हमें क्या जरूरत होती है, कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इस मटेरियल में जिसके बारे में हम सिमुलेशन करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये एलिमेंट्स इस मटेरियल को बनाते हैं तो ये इन एलिमेंट्स के एटम्स वो कैसे इस मटेरियल के अंदर बैठे हों, क्या हमें उसका जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेट्स पता है हमारे को। अगर मैं मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में काम करना चाहूँ और मुझे कोई पूछे कि भाई आपके स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेट क्या है फॉर a Polonian system itself, then I'll say, oh, this is very simple to know. The structural coordinates are very simple. और वो स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम बनाओगे। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, मेरी लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, वो जरा कंप्यूटर पे लिखते हुए दिक्कत होती है। अब मैंने एक क्यूब बनाने की कोशिश कर दी है, मैं एक क्यूब बना रहा हूं और ये मेरे पास ये जो क्यूब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोलोनियम, और मैंने कहा इसका स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक है। अब मैंने क्या देखा कि पोलोनियम एटम इसके कॉर्नर पे बैठे हुए हैं इस क्यूब के। कितने एटम्स हैं आप गिन सकते हो, दैट दीज आर नथिंग बट 8 एटम्स, दीज आर 8 एटम्स। और ये हर एक जो हमारा कॉर्नर है या वर्टेक्स है इस क्यूब का, क्योंकि ये जब हम मटेरियल देखते हैं तो ऐसे क्यूब्स हमने स्टैक करे हुए हैं या नेचर ने स्टैक करे हुए हैं, इसलिए हमको एक क्रिस्टल पोलोनियम का मिलता है। और जब हम स्टैकिंग करते हैं तो हर एक ही एटम वर्टेक्स पे बैठा हुआ है जो है ना, वो 8 क्यूब्स शेयर करता है। वो कौन से वाले क्यूब्स हैं, लेट मी सी इफ आई कैन रियली टेल यू दैट। एक जैसे ये वाला ही मैं यहाँ पे ले लूं, ये वाला, तो यहाँ पे मेरे पास एक तो ये है प्लेन, एक प्लेन ये पीछे भी है मेरे पास ऐसे, एक प्लेन इधर भी है मेरे पास ऐसे, एक प्लेन और है मेरे पास ऐसे। तो ये देखिए ये मेरे पास ऊपर वाली मंजिल थी, मगर ऐसे ही मेरे पास नीचे वाली मंजिल भी है। तो चलो मैं ऊपर वाली मंजिल को भी पूरा बनाने की कोशिश कर लूं दिखाने के लिए, आप है ना, ये एंड सो ऑन। आई मीन आई होप यू आर एग्रीइंग विद व्हाट आई एम सेइंग। सो देयर आर 8 क्यूब्स in the first floor and there are 8 cubes in the down floor, and in each of these 8
cubes, this atom is being shared. So if I am asked ये जो आपका ये क्यूब था इसमें कितना शेयर बना, then I will say it is 1/8 of an atom. और अगर मुझे पूछे कि इस क्यूब के हिस्से में कितने एटम आए, ये 8 वर्टेक्स थे, कितने एटम आए, सिर्फ एक एटम आया। तो ये मुझे मालूम है कि मेरा जो प्रिमिटिव सेल है उसमें कितने एटम्स मुझे मिले, ये हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं। और अब मुझे अगर आप पूछो कि आप पूरा का पूरा क्रिस्टल कैसे जनरेट करते हो, तो मैं बोलूंगा आई विल टेक दिस क्यूब एंड आई विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट। ट्रांसलेट करके जैसे इसी को उठाया पीछे धकेल दिया, इसको लिया ऊपर ले गया, इसको लिया राइट की तरफ धकेल दिया, इसी को लिया लेफ्ट की तरफ धकेल दिया। मगर ये जो मैं इसको पुश करूंगा, दैट विल बी ए ट्रांसलेशन by a particular length, and in this fashion I can generate a periodic system. And you must be knowing what is the meaning of a periodic system in solid state physics. A system which repeats itself again and again in all the directions periodically. ये बहुत मजेदार पार्ट है जो हम देखने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये क्यूबिक सिस्टम था, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मुझे अगर बताने हो कि ये एटम कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि ये वाला एटम ओरिजिन पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। अगर कोई मुझे पूछे कि अच्छा बाकी के एटम्स के भी कोऑर्डिनेट्स लिख दो, तो मैं 8 के ये ओरिजिन वाले के से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ और 8 के 8 एटम्स के मैं कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर सकता हूँ। नॉलेज ऑफ वेयर दीज एटम्स आर पोजीशंड एक्चुअली गिव्स मी व्हाट इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच आई हैव। तो जब भी आप कोई सिमुलेशन करेंगे तो आपको जो बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्या आप अपने जो सिस्टम आपके पास है उसके बारे में वो मिनिमम नॉलेज जो है वो आपके पास, और उस मिनिमम नॉलेज में हमारे पास ये पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। और इतना ही नहीं कि क्योंकि ये पीरियोडिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए और इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए हमने ग्रुप थ्योरी का सहारा लिया हुआ है। और हमने ग्रुप थ्योरी में क्रिस्टलोग्राफी में एक चीज बनाई है, इसको हम नाम देते हैं स्पेस ग्रुप्स। आपको ये अरुण बताएंगे भी कि ये स्पेस ग्रुप्स क्या होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और साधारण जैसा एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, सिंपल ट्रायंगल, इसके 3 वर्टिसेस हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आप टेक्निकली मुझसे पूछोगे कि इसका स्पेस ग्रुप क्या है, तो मैं बोलूंगा इसका स्पेस ग्रुप है D3। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 6, जिसको हम सिमेट्री एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। और ग्रुप की खासियत होती है कि वो जो एलिमेंट मैंने आइडेंटिफाई करे 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए बाइनरी ऑपरेशन, वो इन सब चीजों को रिपीट कर, तो कैसे रिपीट करते हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। अगर मैं ग्रुप्स की बात ना करना चाहूँ, सिर्फ ये कहना चाहूँ कि मैं आपको इसके सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में बता दूं, और मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। मुझे ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी पड़ सकती है, जैसे हम फ्लेक्स की बात करते हैं, हमारे पास ट्रायंगुलर फ्लेक्स मिल जाते हैं मटेरियल के, वी वांट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमें मालूम है कि एक यहां पर अगर मैं एक्सिस चूज कर लूं वर्टिकल, और इस एक्सिस के सहारे अगर मैं इसको रोटेट करूं, तो अगर मैं 120 डिग्री से इसको घुमाऊंगा और उसके बाद मैं इसको देखूंगा, तो जो मेरा पहला ट्रायंगल था और इस नए ट्रायंगल की नई पोजीशन के बाद भी मैं पता नहीं कर सकता हूं
कि ये पुराना है या नया। दूसरा, हमारे पास कुछ यहाँ पर और एक्सिस भी है, जैसे ये एक्सिस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एक्सिस इस वर्टिकल एक्सिस के पीछे छुपा जैसा नजर आ रहा है, ये मेरे 3 और एक्सिस हैं। जैसे ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस ऐसा है कि अगर इसमें आप एक प्लेन मिरर रखते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, तो आप देखोगे कि जो लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका जो है वो जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो जो इस तरफ वाली ट्रायंगल है उसके ऊपर सेट बैक करके हो जाए। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई आप सिमुलेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर पे हमें जो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, इसके बारे में अरुण आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे मुझे मालूम है। बट आप देखोगे कि जब भी हम कोई सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ हम नॉलेज लेते हैं जो पहले से हमें मालूम, और सबसे वाइटल नॉलेज जो हमको मालूम होना चाहिए वो है स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, हाउ एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज द मिनिमम यूनिट which actually gets repeated to get that kind of a crystal itself। तो ये थोड़ी सी कहानी स्पेस ग्रुप्स की तरफ चली जाती है। हमें इतना पता हो कि स्पेस ग्रुप क्या है और उसको अगर हमें बनाना है स्ट्रक्चर कैसे बढ़ना है। मगर इंटरेस्टिंग बात सिमेट्री में क्या होती है, सिमेट्री का क्या फायदा होता है कि अगर आपने मुझे ना एक पोजीशन दे दी और सिमेट्री एलिमेंट्स बना दिए, तो मुझे ना बाकी के सारे जितने एटम्स हैं उनकी पोजीशन की इंफॉर्मेशन आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है। इट इज इनफ टू टेल मी दैट इट इज ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, आई कैन रिप्रोड्यूस एवरीथिंग। ये आमतौर पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाते नहीं है, बट मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। वो जानकारी ये है कि हमारे कंट्री में एक साइंटिस्ट हुए हैं प्रोफेसर भगवंतम, वो प्रोफेसर रमन के स्टूडेंट थे। उन्होंने सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर किताब लिखी जिसमें ग्रुप थ्योरेटिकल मेथड्स लगा करके उन्होंने सारे के सारे जो पॉसिबल ग्रुप्स होते हैं क्यूबिक सिस्टम्स के या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के, वो उसमें डिफाइन करे और पूरा का पूरा उसके बारे में हमें बताने की कोशिश की। चलते चलते मैं ना आपको छोटा सा एक और जानकारी दे, ये जो हमारे पास किसी स्ट्रक्चर की जानकारी है ना, ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की उनको स्टडी करने में बड़ी मदद करती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप एमएससी के स्टूडेंट हो, आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोर्स शायद किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आप कर लोगे वो। आपने सोडियम क्लोराइड का नाम सुना हो, इसको हम आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। और होता ऐसे है कि जो सोडियम है और जो क्लोरीन है वो चार्ज आयंस की तरह बैठे होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कभी भी कहीं कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बड़ी खास महत्वपूर्ण बात मैं आपको नहीं बता। मगर जब ये मान लीजिए एक आयन यहां बैठा हुआ है, एक आयन यहां बैठा हुआ है, एक आयन यहां बैठा हुआ है, मान लीजिए नेगेटिव आयन है, ये एक आयन यहां बैठा हुआ है विच इज पॉजिटिव, एक इधर बैठा हुआ है विच इज पॉजिटिव एंड सो ऑन। ये जो यहाँ पे बीच में नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, इट विल फील द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एटम्स सिटिंग एट द वर्टिसेस। I hope you are understanding what I am saying. And how does it feel? It feels the electric field which is being exerted by these different atoms on that negatively charged atom. अब देखिए ये ना जो संदर्भ है, जो कंटेक्स्ट है, वो आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं स्टार इफेक्ट की बात कर रहा हूं कि मैंने क्रिस्टल के अंदर एक जगह पे जब भी कोई एटम बैठा हुआ है, अगर वो घिरा हुआ है चार्ज एटम से, मतलब आयन से, तो उसका असर इस एटम के ऊपर होगा। और हो सकता है इस एटम का जो जिसको हम बोलते हैं
एनर्जी लेवल डायग्राम, उसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ डिजनरेशन स्प्लिट कर जाए और हमारे पास ये पता लगे कि यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर मटेरियल में ऐसे ऐसे फिनोमेना और इफेक्ट हमें नजर आ रहे हैं, तो हमें क्यों नजर आ रहे हैं? जैसे कलर्स ऑफ क्रिस्टल्स की जब हम बात करते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आपने जरूर एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं लिगांड फील्ड। और जिस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात इस क्यूबिक सिस्टम में कह रहा हूं, उसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम नाम देते हैं, बहुत सिंपल नाम है, शायद आपने सुना भी होगा, वी कॉल इट एज ए क्रिस्टल फील्ड। और ये फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर हमें ये अलग से एक पर्टिकुलर एटम के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी हो तो बहुत तामझाम करनी पड़ेगी। एंड इट इज नॉट, इट बिकम्स ए काइंड ऑफ ए बेसिक इशू इवन फॉर सेटिंग अप द एक्सपेरिमेंट। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड्स हैं, लिगांड फील्ड्स केमिस्ट्री की हैं, जिसमें केमिस्ट्री वाले देखते हैं कि जो हमारे पास हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो बनाने वाले एटम्स हैं वो अगर चार्ज हैं तो वो बाकी के एटम्स को किसी एक मॉलिक्यूल में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। केमिस्ट्री वाले इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरे को लगता है ज्यादा कहने से भी ये काफी नहीं हो जाएगा, बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसके ऊपर हम बैठ के काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जब हमें पता लग गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब हम कि अब व्हाट वी शुड एक्चुअली एक्सपेक्ट फर्दर। मैंने आपको बता दिया हमें बड़ा मिनिमम नॉलेज चाहिए, नॉलेज ऑफ द प्रिमिटिव सेल ऑफ द सिस्टम, लेटेस्ट कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पेस ग्रुप, और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है नॉलेज ऑफ द सूडो पोटेंशियल फॉर द सिस्टम इटसेल्फ। वो सूडो पोटेंशियल की भी शायद चर्चा आपके साथ होने की होगी, और इसका रीजन बड़ा सिंपल है। मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको चर्चा कर देता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं कि ये सिंपल है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हम लोगों को जब भी हम ये सोचना शुरू करते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक साधारण सी बात हमको ध्यान में रखनी होती है कि हमारे पास मिनिमम एफर्ट हो और मैक्सिमम बस रिजल्ट आए। और ये जो ये पीरियोडिक स्ट्रक्चर का भाव है, ये हमें बड़ी मदद करता है। बट पोटेंशियल तो हमको मालूम होना ही चाहिए, बिना पोटेंशियल के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैंने आपको श्रोडिंगर इक्वेशन में बोला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट जाता है वो पोटेंशियल का ही जाता है। तो ये बताओ वी आर क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नथिंग बट लाइक ए पोटेंशियल इफेक्ट। और ये पोटेंशियल जब भी हम देखेंगे ना, ये कूलम्बिक पोटेंशियल होता है। तो हमारे पास एक कोर है, कोर के आसपास हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस कूलम्बिक पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करते हैं, और ये पोटेंशियल जो है, इसका जो बिहेवियर होता है वो है 1/r टाइप। और ये कूलम्ब्स लॉ से आपको मालूम है, आ जाएगा कि अगर मैं 1/r पोटेंशियल से फोर्स निकालना चाहूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला रहता है, डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर, राइट। इसको हम ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये पोटेंशियल 1/r गया, तो जैसे जैसे हम पहुंचते हैं ओरिजिन की तरफ, तो ये पोटेंशियल ना इनफाइनाइट होने लग जाता है। और इनफाइनाइट पोटेंशियल को कैसे हैंडल करें, ये बड़ी मुसीबत है हमें। देखिए, जब हमने एक एटम चूज किया तो हमारे पास उसके अंदर न्यूक्लियस था, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। आपको एक चीज तो पता ही है कि जब हम
मटेरियल्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, सारी केमिस्ट्री, सारे मटेरियल्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो आउटरमोस्ट लेवल में इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं वो ही है जो सारी केमिस्ट्री करवाते हैं हमसे, यही है जो केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, यही है जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे एटम में उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो है जिनको हम ना कोर इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, विच आर इनर इलेक्ट्रॉन्स, और एक है जिनको हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। ये हम कह सकते हैं। ओके, तो हमने देखा कि भाई ये पोटेंशियल जीरो हो रहा है जब हम ना कोर की तरफ अंदर ही अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे को जरूरत तो सिर्फ बाहर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स की है। तो भाई क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस इंफिनिटी को खत्म किया जाए। सूडो पोटेंशियल होने का मतलब यह है कि हम ना इस पोटेंशियल की बजाय हम इस हिस्से में पोटेंशियल को फाइनाइट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा पोटेंशियल बनाने की कोशिश की जो यहीं से ऊपर की तरफ हो। ये है तो कूलोम्बिक पोटेंशियल, ज्यादा तो इसको इन्फिनिटी तक चाहिए, पर हमने इसको कहा नहीं, हम सूडो पोटेंशियल से गुजारा कर लेंगे। रीजन बीइंग कि हमारा इंटरेस्ट तो सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स में, और दैट इज व्हाई दीज सूडो पोटेंशियल्स बिकम वेरी वेरी क्रूशियल इनपुट्स इनटू द सिस्टम। सिएस्टा में भी आपको सूडो पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। इसको हम सूडो क्यों बोल रहे हैं, आपको मुझे कोई बताएगा कि सूडो क्यों बोलते हैं, हम चीजों को सूडो कब बोलते हैं? क्योंकि वो रियल Anybody who would like to come and tell me why we are calling it pseudo? क्योंकि वो रियल नहीं होती। बताएंगे आप? मैं आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं देखूं मुझे क्लास नजर आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही है क्लास। सर द आंसर इज कि जो हम पोटेंशियल दे रहे हैं मींस वो रियल पोटेंशियल नहीं है, असली पोटेंशियल नहीं है। हाँ, सूडो ना कई बार ऐसा होता है, जो लेखक होते हैं ना, मेरे जैसे लेखक हैं, लिखते हैं हिंदी में कविताएं लिखते हैं, तो लोगों को मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने अपना नाम अलग से रख दिया हुआ है। वो मेरा असली नाम नहीं है, वो सूडो नेम है, दैट इज नोन एज सिडोनिम, है ना। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली, जब हमने ये सब करके देखा तो हमने देखा सूडो पोटेंशियल से बिल्कुल काम चल जाता है बिना रियल पोटेंशियल को इस्तेमाल किए। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग मोर हियर एट दिस पॉइंट, एंड दैट इज कि जब हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे ना, तो आप एक डिस्टिंक्शन देखोगे। लोग सिमुलेशन जो करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल सिमुलेशन या एब इनिशियो सिमुलेशन, वो सिएस्टा जैसे कोड से ही नहीं करते हैं सिर्फ, और भी कई किस्म के कोड हमारे पास हैं। जैसे एक हम कोड को नाम देते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ऑल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, ऑल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन। उसका मतलब यह है कि हमने ना सूडो पोटेंशियल का सहारा नहीं लिया, हमने जो रियल पोटेंशियल सिस्टम का है उसको ध्यान में रख करके अपनी कैलकुलेशन। तो आप बोलोगे सर वो तो बेटर है, सब कुछ लेकर के चल रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप देखोगे कि इसके भी दो रीजन हैं, कब पूरा करके करना चाहिए और कब इस चीज को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। ये आर्ट है, ये आपकी जो जिसको हम कहते हैं ना, आपका नॉलेज है जो आपको गाइड करता है कि कब मुझे ऑल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशंस करनी चाहिए और कब मुझे सिएस्टा टाइप कैलकुलेशन, जिसमें सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम भागीदार बनाते हैं, उनको लेके कैलकुलेशन। इसके कई कोड्स अवेलेबल हैं हमारे पास मार्केट में, और वो उनके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, वो कॉस्टली हैं, तो हम उसके बारे में भी ज्यादा
अभी फिलहाल विचार नहीं करेंगे। हम सिर्फ कोशिश ये करेंगे कि जो भी चीज हमें मिल रही है उसके बारे में हमें पता हो कि आफ्टर ऑल मैं ये क्यों कर रहा हूं। एक चीज और आपने देखी, नॉन इंपेरिकल मॉडलिंग हम इसको बोलते हैं। ये जो नॉन इंपेरिकल का मतलब ये होता है कि हमने ना कोई ऐसे इनपुट्स नहीं लिए इसमें जिनका बेसिस एक्सपेरिमेंट्स थे। जैसे जो हमारे सूडो पोटेंशियल्स होते हैं ना, इनको भी हम दो तरह से जनरेट करते हैं। एक तो होता है मॉडल बनाया, ये ध्यान में रखते हुए कि ये मॉडल ऐसा होना चाहिए कि इससे हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज रिप्रोड्यूस हो जाए। जैसे मैंने कहा यार अच्छा रहेगा अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूं, थोड़ा सा पीछे जाऊं तो मुझे क्या देखना चाहिए। ये जो मैंने ऐसे बनाया था पोटेंशियल, इसको मैं ऐसे बना लूं पोटेंशियल को, सिंपल एक स्केयर वेल पोटेंशियल बना लूं, गुजारा हो जाएगा इससे क्या मेरा, है ना। या मैं कहता हूं भाई मेरे पास ना एक पोटेंशियल है जो एक ट्रायंगुलर पोटेंशियल है। ये जब मैं ऐसे करने लगता हूं ना तो मैं मॉडलिंग कर रहा हूं जिसमें मेरे पैरामीटर्स इन्वॉल्व रहते हैं, और वो पैरामीटर हर एक सिस्टम में जिसमें वो एटम बैठा है। जैसे मुझे वाटर सिमुलेशन करनी है तो वाटर सिमुलेशन में मुझे हाइड्रोजन का सूडो पोटेंशियल चाहिए, मुझे ऑक्सीजन का सूडो पोटेंशियल चाहिए। तो मैं एक तो ये है सूडो पोटेंशियल जनरेट करने का जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है उसको यूज करके जनरेट करवा लूं और अपनी सिमुलेशन में इस्तेमाल करूं, या कोई ऐसा मॉडल पोटेंशियल लेकर के मैं कुछ करने की कोशिश करूं। और उस मॉडल पोटेंशियल में क्या होता है, हमारे पास इंपीरिकल पैरामीटर्स आते हैं जो हम फिटिंग करके पता लगाते हैं। हमारी ये जो अप्रोच है प्रॉब्लम करने की, उस अप्रोच में इस चीज की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नॉन इंपीरिकल मॉडलिंग। I hope that is also clear to you. अब हम आते हैं, हमारा जो मेन एक्टर है इस सारी डिस्कशन में उसके ऊपर, वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। सारी की सारी जो करामात है ना, सारा का सारा जो हमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होने वाली है वो ये है हीरो ऑफ द गेम, श्रोडिंगर इक्वेशन। और आप जानते हैं कि इसको सिंपल फॉर्म में हम हैमिल्टोनियन पता हो हमें, उसको हम वेव फंक्शन पे और ऊपर ऑपरेट करवाएंगे और हमारे पास इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं उनको हम कैलकुलेट करने में सफल होंगे। अब यह सवाल पैदा होता है, व्हाट इज योर एच? बिकॉज एच जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच गोज इनटू द कैलकुलेशन। दिस इज हैमिल्टोनियन, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता तो ये वन पार्टिकल प्रॉब्लम होनी थी, फटाफट मैंने सॉल्व करके खत्म कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर मुझे मालूम है कि जब मैं मटेरियल्स में जाता हूं तो पता लगता है कि मुझे तो वहां बहुत सारे एटम्स का ख्याल रखना है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का ख्याल रखना है, उसको मैं कैसे करने की कोशिश करूं। तो यहां जो अप्रोच है वो ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी रहती है कैलकुलेट करो, कंपेयर करो, और जो नंबर आए वो नंबर क्या होते हैं, वो नंबर है एक किस्म से ऐसी क्वांटिटी जो आप लैब में जाकर के एक्चुअली मेजर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिमुलेशन की और कुछ चीजें मैंने प्रिडिक्ट करके अपने एक्सपेरिमेंटलिस्ट को दे दी कि भैया आप देखो ऐसे ऐसे मटेरियल की ऐसे ऐसे हमारे पास संभावनाएं हैं, उनको आप देखो लैब में होती है या नहीं होती। ओके, एक और बात है, ये जो हम इन नंबर्स के साथ डील करने लगते हैं तो हमें पता लगने लगता है कि हम क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं अपने सिस्टम में। और एक और बात मैं बोलूंगा, इंटेलिजेंट अप्रोक्सीमेशंस मेक लाइफ वेरी वेरी इजी। कन्वर्टिंग ए 3n system, 3n coordinate system into a single coordinate system, x, y and z, मैं उसको r की तरह से ले रहा हूं जब मैं सिंगल बोल रहा हूं, बट है x, y and z।
इज ए ह्यूज सिंप्लीफिकेशन। और वो कैसे हुई, ये डेंसर कंस्ट्रेंट थ्योरी की एक्चुअली खासियत है। और जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमारे पास बनने वाली हैं, जो बन रही है हमारे, उनको अगर मैं देखना चाहता हूं तो मुझे ये जो कैलकुलेट, कंपेयर और डिस्कस नंबर्स की बात है, ये हमें पता लगनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, क्वालिटेटिव थ्योरी से, इस मेथड की वजह से क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ने लगते हैं और कोशिश करते हैं हमारे पास जो नंबर आए वो जितना भी एक्सपेरिमेंट से मैच करते हो वो मैच करते हैं। और हर जगह पे करते हैं। जैसे मैं टेस्टिंग की बात कर रहा था, मैं सूडो पोटेंशियल जनरेट करने को के लिए 3-4 पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। कौन से वाला सूडो पोटेंशियल लूं? फिर मैं उस सूडो पोटेंशियल को प्रेफरेंस करूंगा जो अगर मैं यूज करके प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करें, वो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से आंसर्स आते हैं उनके साथ मैच करें। So once again, look at this statement which I have written here. Knowledge of number allows us meaningful approximations to complex equations of quantum mechanics and take us to more abstract conceptual calculations. और हम किस चीज में काम कर रहे हैं बैठ के, एक डायनेमिकल नॉलेज है जो चेंज हो रहा है, उसके साथ जूझ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें कि जो मेरे पास मटेरियल है, उस मटेरियल में क्या है। मैंने देखा उस मटेरियल में, शायद जब भगवान ये मटेरियल बना रहा था तो एक बकेट में उसने चीजें इकट्ठी करनी शुरू की। उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए, उसने प्रोटॉन्स लिए, सबसे पहले तो उसने न्यूक्लियाई बनाए और उसके बाद उनके आसपास उसने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपेल करते हैं, प्रोटॉन एक दूसरे से रिपेल करते हैं। न्यूक्लियाई अगर ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करोगे, वो भी चार्ज एंटिटी है। उसका चार्ज कितना है, जितना चार्ज उसके अंदर बैठे हुए प्रोटॉन्स का, और ये भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब आप इमेजिन करो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें इकट्ठी होकर के कोई मटेरियल बना दें। ये जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज मुझे पता होनी चाहिए। ये जो मैं बकेट में बैठ के बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये मैं कंप्यूटर पे, जो मैंने अभी आपसे पिछले नॉलेज की बात की, उसको ध्यान में रख करके एक रीजनेबली नाइस पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूं, और उसमें इन बातों का भी मैं ध्यान रख सकता हूं कि न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। एक स्टेज आती है जब ये मटेरियल मैं बनाता हूं, जितने एटम्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपनी अपनी एक नेचुरल पोजीशन ले लेते हैं और एक इक्विलिब्रियम जैसा बनने लगता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ शांत होके हो बैठ। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जो अट्रैक्शंस और रिपल्शंस थी पार्टिकल्स में, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही, और हमारा जो क्रिस्टल है वो एक स्टेबल फॉर्मेट में हमारे पास बैठा है। अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी एसोसिएटेड विद रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो एनर्जी क्या है? आई होप यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन माय कर्सर। दैट इज E is equal to 1/4πε0 E square by DEE. What is this DEE? Distance between the two electrons whose energy I am interested in writing or whose potential I am trying to write. और इसके अलावा एनर्जी एसोसिएटेड विद रिपल्शन ऑफ द न्यूक्लियाई। अब मेरे पास देखिए क्या है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स है। इसका मतलब न्यूक्लियस पे पास चार्ज कितना है? वो है चार्ज Z इंटू E। एक दूसरे न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, मुझे इंटरेक्शन देखनी होगी तो वो कूलम इंटरेक्शन नजर में आएगी मुझे। बट इस पे जो एडिशनल Z आया, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एडिशनल Z आया, ये हमारे पास नॉलेज है जो इसमें गया। वो नॉलेज कहां से आया हुआ है? मे बी फ्रॉम पीरियोडिक टेबल इटसेल्फ वी हैव गॉट दैट नॉलेज। फिर हम करते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद
attraction of electrons and nuclei. Okay, तो ये हमारे पास ये वाला था सेकंड नंबर, ये रिपल्सिव था, और ये वाला जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वो अट्रैक्टिव है। ये साइंस हमें बता रहे हैं कब कौन सी चीज पॉजिटिव है, कब कौन सी चीज नेगेटिव। अब अगर मैं चुपचाप अपने आप से पूछूं मैंने क्या क्या देख लिया, मैंने देखा स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है नहीं है, उसके एटम कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैंने ये भी देख लिया कि जब मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मुझे क्या करना है, मुझे लाना है कूलम्स लॉ बीच में, एंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दैट इज द बेसिक लॉ व्हिच वी आर ट्राइंग टू यूज। और ये करने के बाद वी आर रेडी टू रियली मूव फर्दर। अब देखिए हम किस चीज के साथ डील करते हैं, हम डील करते हैं पार्टिकल्स which are very tiny, like for example electrons, protons, neutrons, etc. etc. तो जो भी ऐसा पार्टिकल जिसके साथ मैं एसोसिएट करूंगा उस के लिए क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन भी डिफाइन करो। ओके, सो व्हाट यू आर सीइंग हियर इज दैट आई एम टॉकिंग ऑफ अ वेव फंक्शन, but this wave function is for a single particle. Remember this is very crucial. अगर मेरे पास 10 ऐसे मान लीजिए पार्टिकल हो तो मेरे पास 10 अलग अलग हो सकता है वेव फंक्शंस की जरूरत पड़े। Is that clear? I hope you are with me. आप मेरे साथ हो या नहीं? Yes या no में जवाब दो। Yes, are you there? Nobody wants to talk to me. Okay, right. Yes, Patrick ने लिखा हो. Okay, so now let us have a picture in mind. मेरे पास ये एक सिस्टम है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना चाहता हूँ और वेव फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ और वेव फंक्शन बाद में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो कैलकुलेशन करने का मतलब है सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास इसकी पोजीशन, उस पोजीशन को मैंने इस पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करा और मुझे ये भी पता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। देखिए जब भी हम फिजिक्स में कुछ बात करना शुरू करते हैं तो हमको ये बताना पड़ता है मेरा ओरिजिन कहाँ है। अगर मैं ओरिजिन नहीं बताऊंगा तो कहानी समझ में नहीं आती है। आपको कभी ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ हुआ जिसमें आपको कोई अपने घर का एड्रेस बता रहा था और वो आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या एड्रेस बता रहा है ना? उसके लिए क्या करना पड़ता है करेक्ट एड्रेस बताने? हमें ना अपने घर को एक लैंडमार्क के साथ एसोसिएट करना पड़ता है कि ये हमारा लैंडमार्क है। जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू दिस लैंडमार्क का बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक टेंपल चूज कर लिया अपनी लोकेलिटी में या मैंने कोई गार्डन चूज कर लिया, वो बताने का मतलब है आई एम एक्चुअली चूजिंग माई ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू दैट आई एम टेलिंग वेयर आर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स प्लीज, राइट? तो ये सब चीजें जो है जब हम करने लगते हैं उनमें जो नया एलिमेंट अब सामने आया वो है कैलकुलेशन ऑफ दिस वेव फंक्शन। और ये वेव फंक्शन जब इसका हम स्केयर करते हैं तो ये हमें देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट वन प्लेस, एंड दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी लाइंग बिटवीन 0 and 1. It also implies that if you take modulus of this wave function psi r whole square and multiply this with e, okay, that is you are saying that now I am calculating e into modulus of psi whole square. I am actually trying to tell you how charge is actually distributed in that particular system. अब चार्ज तो डिस्क्रीट क्वांटिटी है। अब इतने सारे सिस्टम में जब हम डील करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और हम कुछ फिर अप्रोक्सीमेशन करने की
जब क्या करें, हमें वेव फंक्शन को कैसे बताएं, कौन से वाला ठीक रहेगा बताना। जैसे जो सिएस्टा है उसमें जब हम वेव फंक्शन की बात करते हैं तो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेव फंक्शन की बात कर लेते हैं जिसको हम एक खास तरीके से अपने ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। ओके, और अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लूं ई से तो मेरे पास चार्ज डेंसिटी आ जाती है। मैंने अभी आपसे कुछ एग्जांपल दिया आपको कि भाई जब मैं सिस्टम में जाता हूं तो सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन है जिनमें हमारा एक्चुअली इंटरेस्ट है उनके ऊपर कई प्रभाव नजर आते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव आयन का प्रभाव ही नहीं नजर आता, हमें उससे अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ दुश्मनी जो है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज दे रिपेल ईच अदर। तो मुझे बैलेंस बनाना है, अगर कोई भी दो लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को लाइक ही नहीं करते हैं तो हम उनको कहेंगे ऐसा दूर दूर बिठा देते हैं, और एक स्टेज आएगी जब हमारे को पता लगेगा ना एवरीथिंग इज सेटल्ड, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। विद दिस स्मॉल रिमार्क, now we are ready to see that how electrodynamics came into picture here in defining these energies also. So what will I find? I will be in a position to write down the complete knowledge about the system in the language of quantum. Right? Now यहाँ पे भी एक और मुद्दा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन भी दो तरह की, एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, दूसरी होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हमें जिन प्रॉपर्टीज में आमतौर पे इंटरेस्ट रहता है वो ऐसी हैं जो उस कैटेगरी में आती हैं जहां पर टाइम को हम भूल सकते हैं। अदरवाइज क्या होना था, अगर टाइम को हम याद रखते तो ये जो वेव फंक्शन साई आर था ना, ये वेव फंक्शन साई आर क्या बन जाना, आपने देखना था ये वेव फंक्शन साई आर जो है ये जो मेरे पास ये वेव फंक्शन साई आर था, इफ आई दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, ओके, एंड दिस इज another thing, this wave function, this is time dependent wave function. ओके, हाँ आप ये जरूर कर सकते हो कि अगर आप चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसकी जो फॉर्म है उसके साथ आप प्ले करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, so we already have everything in front of us. We are interested in finding the probability density which is psi r whole square, और ये हम किसी भी पॉइंट पे जाकर के ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और तो हैमिल्टोनियन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है पोटेंशियल्स, दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल जो हमारे पास एनर्जी है उसमें जब हम काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन। अगर एक कोर्स क्लासिकल मैकेनिक्स पे कर चुके हो तो आपको पता रहेगा कि जब हम ट्रांजिशन करते हैं क्लासिकल टू इलेक्ट्रॉनिक तो बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन इज समथिंग व्हिच विल बी सॉल्व्ड इन एन एनवायरनमेंट वेयर आई शुड हैव नो इश्यूज ऑफ दैट माय एक्सपेरिमेंट विल गेट डिस्टर्ब या मेरी जो कैलकुलेशन है उनमें कुछ फ्लॉ आ जाएगा। इट इज ओनली टू मेक आवर लाइफ सिंपल। तो अगर मैं ये सब कर रहा हूं तो देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई ये क्या है, अब इसमें ना मैं एक्सप्लिसिटली चीजें लिखने की कोशिश करूं। जैसे इसमें दो पार्ट्स हैं,
एक है काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट। और अगर इसको मैं ऑपरेटर मान लूं, जैसे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते ही हैं, और साई आर के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करूं, तो मेरे पास काफी कुछ नॉलेज जो है ना वो निकल के आ जाएगा। अभी भी ये जो मैंने हैमिल्टोनियन लिखा, ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम इनको क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं। आप बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस, क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं और केमिस्ट्री में देखते हैं, क्या कहानी चली हुई है ना? इंटरेस्टिंग कहानी। हम इनको कैसे समझने की कोशिश करते हैं इन ऑपरेटर्स को। ये हमारे लिए सिर्फ अलजेब्रिक क्वांटिटी नहीं है, they are much more than that, and they are operators in the sense that they can operate on this entity called wave function and get for me a number which is known as eigenvalue. In the context of Schrödinger equation, it is energy eigenvalue always. ये भी शायद आपने पढ़ा होगा, अगर आप में से कुछ लोग फाइनल ईयर में पढ़ते हैं बीएससी में, तो ये जो सिंबल है P is equal to minus iota h bar stands for h upon this h bar stands for 2 pi into no h upon 2 pi I think, and this is this operator, okay, और प्लांक कांस्टेंट जो है वो इसमें इनपुट है। जब हम इक्विलिब्रियम में होते हैं तो जो ग्राउंड स्टेट होती है किसी भी सिस्टम की, वो लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हमारे पास लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मालूम है, और इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सिस्टम में वो भी मुझे मालूम। बट ये जो मैंने पोटेंशियल यूज किया और ये इक्वेशन लिखी, इसका मीनिंग क्या? ये सिंगल पार्टिकल इक्वेशन है। इसका मतलब अगर मुझे एक्चुअल सिस्टम में जाना है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मुझे लिखनी पड़ेंगी और उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तब मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैं एक बार फिर आपके पास आ जाऊं और मैं देखूं चैट में तो नहीं कुछ पड़ा हुआ है। कहाँ है चैट? यस, नथिंग इज देयर इन द चैट, सो डोंट वरी, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बट अब मैंने आपको बता दिया कि हम कब इंटरेस्टेड होते हैं चीजों को करने के लिए, किस तरीके से हम उनको करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम उस चीज को ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। सो आई एम बैक टू माई स्लाइड शो, और मैंने एक सिंगल पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दी, उसको सॉल्व किया, तो मेरे पास इस सॉल्यूशन जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं उसका नॉलेज आ गया। मुझे मालूम है चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, ये मुझे हेल्प करेगा कई चीजों में, चीजों को अंडरस्टैंड करने। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन से मुझे कहाँ जाना है, आगे जाना है। अभी तक देखिए मैंने क्या किया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया था, मैंने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया। जैसे ही मैंने एक और इलेक्ट्रॉन डाला तो और कॉम्प्लिकेशन आने लगे, क्योंकि जो हमारा पहले वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी को अपने पास लाइक नहीं करता है। तो वही सिचुएशन पॉलिश के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसी भी एटम में प्रोड्यूस करती है, और इस पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम केमिस्ट्री में कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने कहा ना एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? अगर आपको पता लगा कि एक एनर्जी लेवल पर एक I hope you are understanding the analogy which I am trying to give you.
मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। पॉली डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल जो है उसकी स्टेटमेंट को मुझे बताएगा बिफोर आई कम फॉरवर्ड एंड टेल यू व्हाट इज इट, व्हाट आई हैव इन माइंड। क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर। तो बताओ आप, तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये क्या करता है? यही तो असली ट्रिक मिला केमिस्टों के हाथ में। इसी प्रिंसिपल को लगा करके उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी सिस्टम की, रियल सिस्टम की, वो पता लगाई। यस Sir, no two electrons with the same spin can be in the same state. एक बार फिर रिपीट करना है यार। Sir, no two electrons with the same spin can be in the same state. Yes, that is something which I have written on top. Sir, और two इसका electrons with the कंसिक्वेंस same क्या है? spin cannot be ये accommodated in the एक same मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम स्पिन वाला नहीं ला सकता, ऑपोजिट स्पिन वाला। different spin. Two electrons with different इसका spin मतलब can be क्या in the है same state. कि किसी भी स्टेट में सडनली बिकॉज ऑफ पॉली डिफ्यूजन प्रिंसिपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होने की बजाय 2 हो जाते हैं। मगर इसके और कंसिक्वेंसेस हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आसपास किसी ऑर्बिटल में आके बैठ गए तो उनमें आपस में रिपल्शन होने लग जाती है। इससे क्या होगा? हमारी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा और हमारा पोटेंशियल भी डिस्टर्ब होगा। तो हमने एक छोटी जैसी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की। फंडामेंटल्स बोलता है कि आप इस इंप्रूवमेंट को अगर करना चाहते हो तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन आप लेके जाना चाहते हो वो सेम स्पिन का नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो आपके आंसर्स गलत आएंगे, दे कैन नॉट बी रिलायबल। आते जाते हैं कंप्यूटर पे तो कुछ भी आ जाता है। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन व्हिच वाज टेकन वाज दिस, ये जो हमारा वेव फंक्शन है जिसको हम अभी स्टैटिक फॉर्म में देख रहे हैं, ये बेसिकली बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट्स से मिलके बना। अगर मेरे पास कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप देखोगे कि दिस साइज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेक्टर्स which are defined like this as R1, R2, so on up to Rn, or in this case like this, so that this equation looks something like this. और हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं? हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास एक सिचुएशन आई है उसको अप्रिशिएट करें, अंडरस्टैंड करें और उसमें से क्या रिजल्ट निकल के आएंगे उसके ऊपर अपना ध्यान फोकस करें। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग, हाइड्रोजन से मल्टी पार्टिकल मेनी पार्टिकल सिस्टम्स में आने के बाद हमें पता लगा कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसको हमें बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे देन वी विल बी इन ट्रबल। तो हमने देखिए ये नोटेशन है, इज अ मैटर ऑफ नोटेशन ओनली। वंस वी हैड रिटन इट वी कुड गेट very many other things also as what you call fallout of this discussion. मान लीजिए ये मेरे पास वेव फंक्शन था। अब इस वेव फंक्शन को मैंने क्या किया, इसका स्केयर किया। जो चीज मेरे पास आई वो क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट R1, R2, so on up to Rn if it is an n particle system। मेरे वेव फंक्शन में वो सारी इंफॉर्मेशन बैठी हुई होनी। जो मॉडल तैयार हो रहा है वो ये है कि भाई हमें ना इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसी थ्योरी चाहिए जिसमें हम मेनी इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर सकें, मेनी न्यूक्लियाई को हम हैंडल करने की कोशिश करें। इज दैट क्लियर? अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी शुरू की और प्रोबेबिलिटी निकालते निकालते हमारे पास ये पता लगा कि हम किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की निकालने की कोशिश की और फिर हमने कुछ चीजें
डिफाइन करने की भी कोशिश की इन द फॉर्म ऑफ दीज रिलेशनशिप्स, इन द फॉर्म ऑफ दीज रिलेशनशिप्स, एंड वी आर नाउ मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स many electrons nuclei which we want to study. अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, मुझे हरी नहीं है. Yes, anybody? There is one question, sir. Okay, all right. So we are very happy lot now. Sir, I want to ask how we choose the wave function for different potential. असल में एको आ जाती है, एक बार फिर रिपीट करेंगे आप? Sir, how we select the wave function for different potential? Anybody who can write down this in the chat, please? I am waiting. Please लिखो आप चैट में. लिख रहा है कोई? हाँ जी, राइट लिख रहे हैं सर. Okay. How do we choose wave function for different potentials? देखिए, मैं पोटेंशियल चूज करता हूं, वेव फंक्शन कैलकुलेट करता हूं. ये किसने पूछा है मेरे से सवाल, मुझे नाम बता सकते हो? सर तारा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी. देखिए, आप जब ये सब चीजें कर रहे हो ना, तो आपको साइमल्टेनियसली जो सिखाया जा रहा है ना, वो भी आपके दिमाग में चल रहा है. आपको बताया गया कि जब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारी ना सॉल्यूशन करने की जो ट्रिक है वो ये है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने का न्यूमेरिकली ये ट्रिक है कि हम ना एक इनिशियल वेव फंक्शन से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, जिसको हम ट्रायल वेव फंक्शन बोलते हैं. वो एक्चुअली जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं होता, पर हम उसको मान लेते हैं कि दिस इज ए ट्रू वेव फंक्शन, और अपनी कैलकुलेशन करके हम नंबर निकालते हैं विच इज से एनर्जी. और फिर हम इस प्रोसेस में जो सॉल्व किया हमने अपने इक्वेशन को स्टार्टिंग फ्रॉम ए ट्रायल फंक्शन, उसको ना हम बार बार अपने ट्रायल फंक्शन को इंप्रूव करते हैं थ्रू इटरेशन. तो आप पूछ रहे हो कि वो कौन से वाला वेव फंक्शन है जो हमको चूज करना है. एक ट्रिक तो ये है कि हम ना लाइफ सिंपल रखें और जो 3 पार्टिकल वेव फंक्शन होता है उसको चुनें, क्योंकि वो सिंपल है, बड़ा साधारण जैसा है, इजीली यूज हो जाएगा. दूसरा तरीका वो है जो सिएस्टा अपनाता है, वो यूज करता है नॉट प्लेन वेव फंक्शन but it uses what we call as the local orbitals. उन इस्तेमाल करके ये काम करना शुरू किया. तो हमने जो ये चॉइस है, ये चॉइस जो है वो इटरेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें चालू की. मैं इसका एक इनडायरेक्ट एग्जांपल आपको देता हूँ. मुझे किसी ने कहा कि जी आप ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल वाली है, इसके रूट्स फाइंड कर दो. तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहला काम ये किया कि ये कोशिश की ढूंढने की कि इसका रूट कहाँ पे लाई करता है. मैंने ये नहीं कहा कि वो उसकी वैल्यू क्या है जहां पे ये लाई करता है, पर ये मुझे पता लग जाए कि इस रेंज में लाई करता है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट. तो मैंने क्या किया, मैंने जिस पॉलिनोमियल का रूट फाइंड करना था उसका ग्राफ प्लॉट कर. ग्राफ प्लॉट करने में मैंने देखा कि ये ग्राफ
जो हमारा एक्स एक्सिस है उसको कट करता हुआ जा रहा है। अगर वो करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब इसका रूट तो है जरूर जहां पे, क्योंकि उस पॉइंट पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। रूट का मतलब ये होता है, वी आल्सो कॉल इट एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब जब ये मुझे पता लग गया कि हाँ इसका रूट है, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि वेव फंक्शन एक्चुअली अपना साइन चेंज कर रहा है, या वो फंक्शन पॉलिनोमियल अपना साइन चेंज कर रहा है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। लेट मी जस्ट शो यू दिस on the diagram that will make this thing more clear to you. मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई, मुझे किसी ने कहा ये एक पॉलिनोमियल था px, इसके रूट्स फाइंड करो। तो मैंने देखा ये है, इसका ग्राफ बना लिया और मुझे पता लग रहा है कि ये जो मेरे पास ये px है, इस पोर्शन में, मतलब जब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं तो इस ओरिजिन की तरफ नेगेटिव है, और जब हम अवे जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव। मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं, इसके नजदीक ना हम एक इंटरवल बना लेते हैं और उस इंटरवल को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेशंस करनी शुरू करते हैं। जैसे ये इंटरवल मेरे पास पता था, तो मैंने क्या किया, इसका मीन लिया और कैलकुलेट की px की वैल्यू। पता लगा px की वैल्यू जो आई वो नेगेटिव साइड पे है। अब मेरे पास क्या हुआ, एक नया इंटरवल आ गया, एक जो यहां से लेकर यहां तक है, पहले यहां से लेकर यहां तक था, राइट। अब नैरो डाउन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये वजह जो मेरा नया इंटरवल बनाया, इसमें फिर मैं क्या करूंगा, एक इसकी दोनों लिमिट्स का हाफ करके लूंगा और फिर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा px की। और px धीरे 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 एक स्टेज आएगी, वो बहुत छोटा होने लगेगा। कंप्यूटर पे एक्चुअली कभी भी कोई चीज 0 होती नहीं है, छोटी होती है। जैसे 10 raised to power -10 is as good as 0 on a computer. It depends on your tolerance. I hope you are understand. तो हमने स्टार्ट किया एक ट्रायल वेव फंक्शन से। ट्रायल वेव फंक्शन को मैंने डाला इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन में, फिर देखा कि स्टार्ट करके नया वेव फंक्शन मेरे पास जनरेट हुआ। वो नया वेव फंक्शन जो है वो मुझे कुछ इंप्रूवमेंट दे रहा है सॉल्यूशन के लिए, नहीं अगर नहीं दे रहा है तो ये जो नया वेव फंक्शन आया इसको मैं यूज करूंगा एज स्टार्टिंग वेव फंक्शन एंड ट्राई टू कैलकुलेट इन द इटरेशन व्हिच फॉलोज again the value of this wave function, and we keep on repeating till the difference between, say, the old values and the new values is very very small, and we say we have arrived at the solution. तो जिसने भी ये सवाल पूछा था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। Is that okay? कि हम चूज कैसे करते हैं वेव फंक्शन फॉर डिफरेंट पोटेंशियल, ऐसे चूज करते हैं। वास्ट हमेशा प्लेन वेव फंक्शन चूज करके अपनी इटरेशन स्टार्ट करता है। सिएस्टा जो है वो लोकल ऑर्बिटल्स की करता है, सहायता लेता है। अब आप देखोगे कि वास्ट जब आप चलाओगे तो वो ज्यादा टाइम लेता है, और अगर आप लोकल ऑर्बिटल चलाओगे यूज करोगे तो कम काम में हो जाती है और फास्टर कैलकुलेशन हो जाती है। दैट इज व्हाई we are teaching you here in this workshop siesta, which is not that memory intensive. Yes, sir, thank you. siesta वालों का तो ये क्लेम है कि हम thousands of atoms लेकर के calculations कर सकते हैं codes, and that is true also. We know that what are the approximations which are going in whole of this scenario. तो हमारे पास पहला स्टेप जो था वो क्लियर हो गया, हमने वेव फंक्शन लिख लिया, और ये वेव फंक्शन जो था इसकी मदद से अगर मैं कोशिश करना चाहूँ तो मैं प्रोबेबिलिटी नाम की चीज जो है वो निकाल सकता हूँ, और वो प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज सम ओवर ऑल द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज एट डिफरेंट प्लेसेस
which I try to describe in terms of nothing but this probability NR. And the total sum will always give me the total number of particles which are participating in the system. Right? तो ये जो हमारे पास वेव फंक्शन आया, ये मिनी पार्टिकल वेव फंक्शन था, और जो इस वेव फंक्शन को लेकर के हमने एनर्जी कैलकुलेट करी, उसी को हम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो P है, काइनेटिक एनर्जी है, ये तो बहुत सिंपल है डिफाइन कर। इसमें हमने लिख दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी हमने लिख दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। मगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा है, इसमें भी एक कंपटीशन चलता है, और उस कंपटीशन का हम फायदा उठाते हैं बाय मेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन वंस अगेन। राइट, बाकी जो हमारे पास डिफरेंट पोटेंशियल्स थे, वो यहाँ आप इस स्क्रीन पे आई होप यू आर एबल टू सी दैट व्हाट वर दोस, एंड वी हैव arrived at a stage where we know the complete Hamiltonian of the system. ये जो टॉप पे है लिखा हुआ, this is the complete Hamiltonian of the system. इसमें अगर हम चाहें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम इसमें डाल सकते हैं टाइम डिपेंडेंस, हम इसमें डाल सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इसमें हम डाल सकते हैं करेक्शंस बिकॉज ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये सारे हम एडिशन इसमें कर सकते हैं। तो एक ये हमारे लिए ये जो माइलस्टोन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, दैट वी हैव बीन एबल टू सेट अप फॉर अ मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी इलेक्ट्रॉन, मेनी न्यूक्लियाई श्रोडिंगर इक्वेशन, और हम चाहते हैं कि लोएस्ट आइगन स्टेट हमें मिल जाए, या लोएस्ट एनर्जी हमें मिल जाए, या जिसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जब हमें मिल जाती है, then we are ready to calculate many other properties also of the system, like elastic properties, thermal properties, phase diagrams, etc. और इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करना सभी मानते थे इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए तो कोहन को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उसने क्या किया, उसने इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने में हमें मदद। ओके, अब हमारी जो थ्रू आउट अप्रोच रहती है, इसको हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। जब कोई प्रॉब्लम हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं करते, तो हमारी कोशिश होती है भाई चलो कंप्यूटर के पास, क्योंकि कंप्यूटर इज ए वेरी गुड सर्वेंट। अगर इसके पास रीजनेबल मेमोरी है और आपने रिसोर्सेज दे रखे हैं, तो आपको ये न्यूमेरिकली चीजें कैलकुलेट करके दे सकता है। अब कंप्यूटर में जाने के लिए हमें अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ क्या करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट गो बैक फॉर ए मिनट एंड टेल यू कि इस श्रोडिंगर इक्वेशन में जहां जहां पर भी ये डेल्टा आई स्क्वायर स्मॉल वाला और डेल्टा कैपिटल आई स्क्वायर वाला बैठा हुआ है, इसको हमें ना इंस्टेड ऑफ इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस इनको कन्वर्ट करना पड़ता है फाइनाइट डिफरेंस एक्सप्रेशन में। अब हम बोलेंगे व्हाट इज दिस फाइनाइट डिफरेंस एक्सप्रेशन। ये फाइनाइट डिफरेंस एक्सप्रेशन जो है, ये बहुत सिंपल है, कोई बड़ी डिफरेंट बात नहीं है। ये क्या है, ये बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x को रिकॉल करो, हमने कैसे डिफाइन करा था, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन बोलते हैं। वो था लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग 0, दिस इज दिस f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाई डेल्टा x। Going from here to here is
continuous derivatives to what called finite difference derivatives या finite difference formulation भी बोल देते हैं। तो हमने अब कुछ रास्ते जो है ना नजर आने लगे कि हमें अब क्या क्या करने की जरूरत है, और ये रास्ते बड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्हीं रास्तों में हमारे पास क्या हमें मिलेगा सॉल्यूशन किस चीज का, अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन का। अब जब हमने ये करा डिस्क्रिटाइजेशन करी तो हमने ना एक प्रॉब्लम को कन्वर्ट करा यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ मेश पॉइंट्स। अब देखिए आप बोलोगे सर ये जो भी आप बात कर रहे थे उसके साथ इसका कोई लेना देना है? आंसर इज यस। मैंने क्या करा, मुझे पहले पता था मेरा फंक्शन है fx विद रिस्पेक्ट टू x दिस। अब मैंने जब डिस्क्रिटाइजेशन करी तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई देखो मुझे इस वैल्यू के लिए इसको लेट मी कॉल इट एज x1, वैल्यू पता है fx1। तो मैंने ना क्या किया, ये डॉटेड लाइन बना दी और हर एक डॉट के लिए कंटिन्यूअसली नहीं, ये वेव फंक्शन की या इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी या इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ऐसा करना जिसमें हम ना अपनी जो कंटिन्यूअस लाइन को डिस्क्रीट टुकड़ों में बांटते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वी डोंट ट्रीट इट एनी लॉन्गर एज कंटिन्यूअस, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिटाइजेशन। तो हमें डिस्क्रिटाइजेशन की प्रॉब्लम की तरफ जाना पड़ता है जब हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं, और ये तरीका जो है वो बहुत काम करता है। और हमने अपनी जो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन बोल रहे हैं, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया लीनियर सिस्टम corresponding to the derivatives which have been now written in the finite difference form। और ऐसा करने से क्या होता है, हमारी जो प्रॉब्लम है श्रोडिंगर इक्वेशन की जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाली थी, वो बन जाती है एक मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम में जो हमारा मैट्रिक्स है, अगर उसको हम डायगोनलाइज करें जो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, देयर आर स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर डूइंग दैट, तो हमें पता लग जाएगा कि ये डायगोनलाइजेशन हमें क्या एनर्जी की वैल्यूज कैलकुलेट करके दी हुई है, एंड व्हाट कैन बी द टोटल एनर्जी। और अगर हमें ये पता लग गया तो फर्स्ट पार्ट हमने जो है उसको अचीव कर दिया। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल कि हमने क्या अचीव किया, ये बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर ए मिनट प्लीज। एक बार ना क्या होता है, ये चलता नहीं। अब हमने ना एक छोटी ऐसी यहाँ पे कैलकुलेशन करी हुई है। वो कैलकुलेशन करने पे हमने एक बात ध्यान में रखी हुई है, और वो बात क्या है कि जब हम ये डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं तो हमें कैलकुलेशन बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स पे करनी पड़ती है। हमने एक सिंपल जैसी कैलकुलेशन करी कि अगर मेरे पास कॉपर है जो FCC है, और अगर मुझे पता करना है कि उसमें कितने ऐसे पॉइंट्स चाहिए, है ना, और ये पॉइंट्स क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ x एंड y टुगेदर इज व्हाट, द कोऑर्डिनेट, isn't it? मगर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, ये जो x एंड y है, और अगर मुझे कोई पूछे ये कोऑर्डिनेट बताओ इसके, तो ये मैं बोलूंगा दिस इज x y, पर एक आदमी इसको ना दूसरे तरीके से देखेगा, बोलेगा दिस इज ए नंबर विच इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस iota y। And that is why here we are saying that how many complex numbers, means how many x and y are required by me for solving a typical problem। Okay, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन हमने कॉपर को ध्यान में रखते हुए करी। FCC था वो, A की वैल्यू हमारे पास पता थी हमको। हमने वॉल्यूम निकाला A क्यूब
फिर हमने मैश चूज करा जिसमें हमने स्टेप साइज रखा 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब ए क्यूब वॉल्यूम में ऐसे कितने नंबर ऑफ मैश पॉइंट्स चाहिए हमको, वो हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की। फॉर्चुनेटली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में जो था वो एक ही था। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन एफसीसी, लेट मी गो बैक, लेट अस ट्राई टू सी इन द केस ऑफ एफसीसी व्हाट इज द सिचुएशन। सॉरी, एफसीसी, एफसीसी क्या होता है? इट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिंग। वर्टेक्स पे तो बैठे हैं, ये कितने 8 बैठ गए वर्टिसेस पे। अब फेसेस पे बिठाने हैं मेरे को। कितने फेसेस हैं इसमें? 6 फेसेस। तो मेरे पास 6 एटम्स बैठे हुए हैं, 6 फेसेस। ये इधर वाला कर लिया, ये बाहर वाला कर लिया, और कौन सा रह गया? ये फ्रंट वाला। देखिए हमारे पास कितने हैं? ये 6। मगर आपको पता है हर एक दीवार कितने बॉक्सेस शेयर कर रहे हैं, कितने क्यूब्स? 2। इसका मतलब है अगर एक एटम एक वॉल पे बैठा हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, तो इस क्यूब के हिस्से में सिर्फ आधा ही आया। तो ये जो 6 फेसेस थे, इससे हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हिस्से में आए या न्यूक्लियाई आए? वो है 3। 3 + 1 कौन से वाला है? जो हमारे वर्टिसेस से कंट्रीब्यूट कर रहा था। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए प्रिमिटिव सेल विच आर पार्टिसिपेट। तो हमने इसमें क्या किया? हमने ये जब सारी कैलकुलेशन कर रहे थे, ये सब चीजें हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। मैंने अभी 5 ही लिखा था ना यहाँ। और कितने फेसेस थे मेरे? 6 थे ना, तो मेरे पास हाफ 6 ही फेसेस है ना। 1 2 3 4 5 6, यस। तो 3 + 1 coming from the vertices. Okay, so I have actually how many? 4. Okay, fine. I hope I am not doing anything wrong, no? 1 2 3 4 और सामने वाला और बैक वाला 6, and 3 is the contribution. Okay. So वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने बनते हैं? Now we can calculate that. कॉपर से हर एक से हमारे पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ओके, और न्यूक्लियाई मेरे पास 4 है, तो 4 ये आ गए। और अगर मैं इसको ध्यान में रखूं और फर्दर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो वी विल फाइंड दैट वी रिक्वायर 10⁻23 नंबर्स for the complete specification of quantum state, which is almost impossible. We cannot really, इसको हम कर ही नहीं सकते। अगर कोई कह रहा है कि हम कर लेंगे, तो that is actually wrong. So now what we are finding, there is a huge problem which has cropped up कि इतने numbers को साथ लेके कंप्यूटर में भी काम नहीं कर सकते। This is actually called exponential wall of the many body theory. और डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी जो है ना, उसका रोल यही है कि इस वॉल को कैसे ब्रेक करें और आगे हम बढ़ सकें। So I have tried to describe for you the enormity of the problem which was involved in this particular situation. Okay. अब हम एक बार फिर रिविजिट कर लें जरा इसी क्वेश्चन। क्या क्या चाहिए हमको अपनी सॉल्यूशन के लिए? एच बार की वैल्यू चाहिए, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन चाहिए, मास ऑफ द आयन चाहिए, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये परमिटिविटी की वैल्यू चाहिए, और हमारे को Z की वैल्यू चाहिए। ओके,
इस पे कहीं भी कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसको हम एम्पिरिकल पैरामीटर बोलेंगे, जो एक्सपेरिमेंट से बोरो करके हमने दिया। एंड दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेशन। मेरे को लगता है व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट स्टॉप हियर एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे आप मुझे पूछ सकते हो और आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। Right? So I am coming back to you. Any questions? Yes, I am here, and let me stop presenting. Yes. Yeah. So any questions in this session? Okay, it seems that they don't have one. I have many questions, but I will just ask one question. Please sit down in front of the computer so that your computer is able to catch your voice clearly, right? Acha. Yeah. Yes, I would request you to just share your slide where you've shown these equations where you have added some kinetic energy and potential energy terms. You want me to show you those again? Yes. All right, coming back. Let me go back to a better slide where things are more clearly visible. कहाँ थी? नहीं, आगे जाना पड़ेगा मुझे. Yeah, can you see this on top? Not shared yet. Okay, शेयर करता हूँ मैं. Fine. Is it visible now? Yes, sir. It is now visible. I will go on a slideshow mode so that you are able to see this. Yeah. Yes, sir. So here we have this. First is showing the kinetic energy of electron. The first terms is kinetic energy of all electrons, and the second terms is kinetic energy of all nuclei. Yes. Whatever is left now, apart from the electrons, what I am seeing is that the electrons are freely moving here and there, right? Yeah. But I am also saying that nuclei is made up of an entity which has got a mass which I am calling as Mi. Yes. And it has also got a kinetic energy. So this is that kinetic energy which is there. Okay. So my question is regarding this, that this wave function psi, which we are calling, it's a electronic wave function, and when Not here. When you are seeing it in this form, Okay. I have not made a situation where I have forgotten about the nuclei. It is still a function of coordinates of the electrons as well as of the nuclei. Okay, so when I am integrating here with the del capital I, this is differential operator. So I would be applying some differentiation on the wave function, and from this wave function I am getting the kinetic energy of nuclei. But this is you say it's a combination of electron and nuclear wave function both, kind of. So it is like this. These are partial derivatives. When you look at del E, that means corresponding to electrons, you are taking derivative with respect to the coordinates of the electrons. Okay. When you are saying capital I, you are taking derivative with respect to the coordinates of the nuclei. Okay, so sir, I got my answer. So I was just slightly puzzled with this, and it's clear to me now that how it is done. So thanks. Okay. Any further question? Any other question? Yes. Sir, no question. Okay. हाँ जी.
मैंने आज नहीं अरुण, आपने जो मुझे कहा था कि हिंदी में भी बात करूं, तो मैंने पूरी कोशिश की है हिंदी में बात करने। मैंने कुछ नहीं बोला था, ऑडियंस की वो थी कि आप हिंदी में बड़ा स्पष्ट बोलते हैं और अंग्रेजी में भी। क्या बोलते हैं और क्या नहीं है तो मुझे नहीं मालूम है, बट ठीक है। आई मीन हम लोगों ने कोशिश करी है कि कुछ हम प्रेजेंट कर सकें, तो दैट्स गुड। आई मीन अगर हम हिंदी में भी अच्छी तरह समझ सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और मेरी स्पीड मैंने बहुत अपनी रीजनेबल जैसी रखी हुई है। आई एम नॉट रशिंग थ्रू, तो समझ में आना चाहिए जो मैं बातचीत कर। नहीं मतलब आपने श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन के आसपास की कहानी, वेव फंक्शन, देन आपने साथ में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जो मुझे लगी, जो मैंने फील किया, आपने बीच में न्यूमेरिकल मेथड्स को भी बीच में इनकॉर्पोरेट किया कि किस तरह से वो कंप्यूटेशनल कोड्स में चीज़ें होती हैं, उसका भी एक सभी को एक हल्का हल्का फ्लेवर मिला। एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड द पार्टिसिपेंट्स आर कंफर्टेबल विद कंप्यूटेशनल फिजिक्स आल्सो। और नो एक्चुअली दे विल सी कि इसमें जो एक ब्लैक बॉक्स की तरह चीज बैठी हुई है ना, जिसको हम कोड बोलते हैं, उसके अंदर हमने इन चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे किया, वो पिक्चर क्लियर होने लगती है। मतलब इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग कंप्यूटर पे कुछ बैठ जाते हैं और हमारे पास कोड है जो हमें मिल गया बना बनाया, हमें उस कोड के ऊपर भी अंदर जाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए उसमें क्या है, क्योंकि एक स्टेज ये भी आनी चाहिए जब हम उस टोटल कोड में कोई अगर एडिशन करके कुछ काम करवाना चाहें तो हमें पता हो कि क्या प्लगइन्स जाएंगे उसके अंदर। राइट सर, अदरवाइज ये ब्लैक बॉक्स की तरह ही रह जाता है। So anything else, Arun? Any more question? So I thank you, sir, on behalf of Physics Department. And Okay, thank you. And tomorrow we will again meet for second part of DFT. So thank you, sir. Yes, ये चलाएंगे। आपके पास जब तक टाइम है ना, उतने टाइम में मेरे लेक्चर्स एक अच्छा एक्सपोजर इनको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का दे दें। बिल्कुल सर। हाँ जी, हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। हाँ जी, हमने ऐसा नहीं बोला कि आपको सब कुछ आता है। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताने की बात करी, कंप्यूटर के साथ रिलेट करने की बात करी। अब हम पूरा फोकस हमारा फिजिक्स पे, हाँ जी सर, कि भाई है क्या जिसमें हम काम करते हैं। और हमने इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ने की कोशिश की, एमिनिशो क्यों बोलते हैं उसके बारे में बात करने की कोशिश की। कोई एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर इसके अंदर नहीं जा रहा है, हाँ जी, ये सारा एम्पिरिकल मेथड है, इसीलिए इसको हम एमिनिशो भी बोलते हैं। एंड सी द ब्यूटी ऑफ इट, इफ समबडी गिव्स मी द स्ट्रक्चर, इफ समबडी टेल्स मी व्हाट आर द पोटेंशियल्स इन्वॉल्व्ड, आई कैन एक्सट्रैक्ट प्रॉपर्टीज बाय मींस ऑफ दिस प्रोसीजर। राइट सर। Okay then. ठीक है, थैंक यू All सर। right. May I say that? Yes. Bye to you. ठीक है, थैंक यू सर। Okay. Okay.